सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु में किए गए रेल परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम की। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय रेल अब तेज हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया जहां कभी सोचना भी मुश्किल था। बेंगलुरु एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। बेंगलुरु का विकास लाखों सपनों का विकास है। केंद्र सरकार का बेंगलुरु को और ज्यादा विकसित करने का निरंतर प्रयास रहा है। आज 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को लाभ पहुंचाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि चाहे एसेट्स सरकारी हो या निजी क्षेत्र के उपक्रम हो, दोनों ही देश के लिए एसेट्स हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और अब बात करते हैं पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय की पीएम को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी की। दरअसल सुबोधकांत सहाय ने हिटलर से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की। सुबोधकांत सहाय के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस नहीं करती पीएम पर टिप्पणी का समर्थन। पीएम पर टिप्पणी को लेकर सुबोधकांत सहाय की भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी पर कुछ गलत नहीं कहा। मैंने एक कहावत कही और कहावत सिर्फ कहावत होती है। ऐसी कहावत गांव देहात में कही जाती है। बीजेपी अग्निवीरों को चौकीदार बना रही है। दरअसल जिस तरीके से पूरी कांग्रेस ने सुबोधकांत सहाय के बयान से किनारा कर लिया है, कुछ इसी तरीके से जो बीजेपी के नेता ने बयान दिया था कि अग्निवीरों को बीजेपी ऑफिस में वरीयता दी जाएगी चौकीदार की अगर जरूरत पड़ी तो। कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था। बीजेपी भी इस बयान से किनारा कर रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की गई, उसके बाद इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आक्रामक हो रही है। और जिस तरीके से सुबोधकांत सहाय ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की, उसके बाद बीजेपी एक्टिव मोड में आई और प्रधानमंत्री मोदी को कहे गए 80 अपशब्दों की लिस्ट जारी की गई। वो अपशब्द जो प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के नेताओं ने दिए हैं और कहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 80 अपशब्दों की लिस्ट को जारी किया है। बाकायदा कांग्रेस नेताओं के नाम सहित इन अपशब्दों की लिस्ट को जारी किया गया है। सुबोधकांत सहाय के बयान के बाद इस लिस्ट को जारी किया गया है। सुबोधकांत ने हिटलर से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की थी। हालांकि उसके बाद सुबोधकांत सहाय ने जरूर कहा कि कहावत उन्होंने कही थी और कहावत को कहावत की तरह लेना चाहिए। गांव बस्ती में इस तरीके की कहावत चलती है। जबकि बाकी कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी का वो समर्थन नहीं करते। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमोचन किया सैन्य वार्षिक पुस्तक ब्रह्मांड विश्व रक्षा 2022 के 11वें संस्करण का विमोचन किया है। डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी, ब्रह्मोस प्रमुख अतुल राणे और ब्रह्मोस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी इस दौरान मौजूद रहे। इन सभी की उपस्थिति में जारी की गई ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक पहल, और यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सेना वार्षिक पुस्तक ब्रह्मांड विश्व रक्षा 2022 इसके 11वें संस्करण का विमोचन किया गया है। इस दौरान डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी, ब्रह्मोस प्रमुख अतुल राणे और ब्रह्मोस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी मौजूद रहे और इन सभी की उपस्थिति में ब्रह्मोस एरोस्पेस की एक पहल जारी की गई। एक तरफ अग्निवीर की भर्ती को लेकर अग्निपथ पूरे देश को बना दिया गया, कई ट्रेनों को जला दिया गया, पत्थरबाजी की गई और दूसरी तरफ अग्निवीर भर्ती रैली के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया। कल ही सेना के अधिकारियों ने कहा था कि अग्निवीरों की भर्ती होकर रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है और इसी के जरिए अब तीनों सेनाओं में भर्ती होगी। उन्होंने नोटिफिकेशन की भी बात कही थी और आज देखिए नोटिफिकेशन जारी उन्होंने कर दिया।
भर्ती में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवारों को पंजीयन कराना होगा। इच्छुक उम्मीदवार joinIndianArmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती रैली के लिए जुलाई 2022 से शुरू की जाएगी ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी जिसमें विमानन, गोला बारूद परीक्षक, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास पद के लिए आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। चयनित अभ्यर्थी को पहले साल 30,000 रुपए मासिक, दूसरे साल 33,000 रुपए मासिक यानी कि 10% का इजाफा, तीसरे साल 36,500 यानी कि 3,500 का इजाफा और चौथे साल 40,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके साथ ही सेवा मुक्ति के समय सेवा निधि भी दी जाएगी जवानों को, जो लगभग 11 से 12 लाख के आसपास रहने वाली है। लेकिन ये नोटिफिकेशन ये बताता है कि सेना शायद अपने कदमों को अब पीछे नहीं खींचने वाली और अग्निवीर जिस योजना को उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें कहा गया है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे तीनों, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या फिर वायु सेना हो, तीनों में 4 साल के लिए भरे जाएंगे। उसके बाद 75% बाहर हो जाएंगे, 25% कंटिन्यू करेंगे। इसका मकसद दरअसल है सेना के अंदर आयु को कम करना। लेकिन जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, उसके बाद एक तरफ कांग्रेस है जो कह रही है कि सेना में सियासत की एंट्री है और सेना को कमजोर करने की रणनीति है, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने की रणनीति है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि एक बेहतरीन स्कीम है जिससे न सिर्फ 17 से 21 साल के बीच में युवा के हाथ में 10 से 11 लाख होंगे, बल्कि इसके साथ साथ वो संयमित होगा और उसकी जिंदगी में एक अलग तरीके का बदलाव होगा, क्योंकि वो 4 साल सेना में रहकर आएगा और उसकी वजह से न सिर्फ उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा बल्कि कई नौकरियां ऐसी होंगी जिसमें वरीयता भी दी जाएगी। वहीं अग्निपथ के जरिए बीजेपी बनाएगी अपना कैडर बेस। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, बीजेपी नई रक्षा भर्ती से सशस्त्र कैडर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बंदूक की ट्रेनिंग दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो आर्मी का सम्मान करती हैं, लेकिन ये घोषणा आर्मी ने नहीं की, ये घोषणा गृह विभाग ने की है। एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरे मुद्दे लाए जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की अग्निपथ पर बयान को ममता दीदी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि क्या बीजेपी की योजना 4 साल की सेवा अवधि के बाद इन अग्निवीर सैनिकों को अपनी पार्टी कार्यालयों में चौकीदार के रूप में तैनात करने की है। और अब बात करते हैं 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में उत्साह की। जूना पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने जारी किया वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया है। वीडियो को देश और दुनिया में करीब 36 करोड़ लोगों ने देखा है। योग दिवस पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर होगा कार्यक्रम। कल आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के सानिध्य में योगाभ्यास होगा। अमेरिका में वायु के फाउंडिंग डायरेक्टर प्रेम भंडारी ने भी तारीफ की। योग दिवस को लेकर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के विजन की तारीफ की और कहा कि 36 करोड़ लोगों द्वारा वीडियो देखना नए युग का द्योतक है, ये योग क्रांतिकारी है। वीडियो के लिए आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज का साधुवाद, ये योग को लेकर किए गए प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों का परिणाम है, फल है। भारत के बाहर पहले अमेरिका में योग यूनिवर्सिटी है वायु। वीडियो के लिए आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का धन्यवाद दिया और कहा कि ये योग को लेकर किए गए प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों का परिणाम है। भारत के बाहर पहली अमेरिका में योग यूनिवर्सिटी है वायु, और जब पहली बार 2014 में
योग को लेकर क्रांति आई। उसके बाद ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को यानी कि कल मनाया जाएगा। और अब बात करते हैं बंगाल विधानसभा में नुपुर शर्मा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो पारित हो गया है। निंदा प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, इस मामले में जब राज्य में हिंसा हुई तो हमने कार्रवाई की, लेकिन ये महिला अभी तक गिरफ्तार कैसे नहीं हुई, ये सवाल भी खड़ा किया गया। मुझे पता है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे पहले ममता ने नुपुर की टिप्पणी को नफरत फैलाने वाली करार दिया था। ममता ने कहा था कि इस तरह की टिप्पणियों से न केवल हिंसा होती है बल्कि सामाजिक विभाजन भी होता है। दरअसल नुपुर शर्मा को आज होना था कोलकाता पुलिस के समक्ष पेश, लेकिन नुपुर ने पेश होने के लिए मांगा है 4 सप्ताह का समय। उधर प्रस्ताव पारित होने के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में कपिल सिब्बल के छपे इंटरव्यू की। राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। गैर कानूनी तरीके से हो रही राहुल गांधी से पूछताछ, किसी कंपनी पर नियंत्रण किस कानून के तहत है अपराध, यह सवाल खड़ा किया गया। साथ ही कहा गया कि शेयर होल्डर्स का कंपनी की संपत्ति पर अधिकार नहीं। राजनीतिक कारणों से निशाने पर है विपक्षी पार्टियां। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। वहीं द हिंदू में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का इंटरव्यू छपा, जिसमें उन्होंने कहा कि बुनियादी मुद्दों पर हमेशा जनता के साथ कांग्रेस खड़ी है और खड़ी रहेगी। जनता के साथ खड़े हैं, इसलिए ईडी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। वो समझते हैं कि जरा धमकाकर राहुल गांधी को चुप करवा देंगे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव और उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट की। विपक्ष के 3 में से आखिरी चेहरे ने भी इनकार कर दिया है। सबसे पहले शरद पवार ने इनकार किया, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने इनकार किया और अब गोपाल कृष्ण गांधी ने भी इनकार कर दिया। दरअसल गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। कारण हो सकता है कि जैसा 2017 में उपराष्ट्रपति के लिए उनको विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया और फिर वो वेंकैया नायडू के हाथों हार गए। हो सकता है उनको ऐसे ही समीकरण यहां भी दिखाई दे रहे हो और सोचा हो कि दोबारा अगर हार का सामना करना पड़ेगा तो ये उनकी छवि के लिए हो सकता है बेहतर ना हो। और इसीलिए पहले शरद पवार ने मना किया, फारूक अब्दुल्ला ने मना किया और अब उन्होंने भी मना कर दिया है, जबकि वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रह चुके हैं और ममता दीदी की तरफ से उनके नाम को रिकमेंड किया गया। माना जा रहा था कि वो मान जाएंगे, लेकिन शायद जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हुआ उसके बाद उन्होंने किनारा करना ही सही समझा और इस प्रकार विपक्ष के तीनों संभावित उम्मीदवारों ने इनकार कर दिया। ऐसे में अब क्या होगा विपक्ष और ममता का अगला दांव और क्या वाकई में किसी को मैदान में उतारा भी जाएगा या नहीं। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में भी नहीं मिली वोटिंग की इजाजत। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के बीच महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। वोट डालने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। इससे पहले दोनों नेताओं की मांग को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। राज्यसभा चुनाव में अब तक 288 के बजाय 285 वोट पड़े हैं। शिवसेना के विधायक रमेश लाटके का हो चुका है निधन और राज्य में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने 5 उम्मीदवार, 11 में से 6 उम्मीदवार सत्ता पर काबिज महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों के, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवार मैदान में। ईएसआईसी कॉरपोरेशन पूरे देश में बढ़ाएगा अपनी पहुंच, रीच को बढ़ाएगा। ईएसआईसी की 188वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 188वीं बैठक हुई। वर्तमान में देश के 443 जिलों में चल रही है ईएसआईसी योजना।
आंशिक रूप से 153 जिलों में योजना लागू है, जबकि 148 जिले इसमें शामिल नहीं है। 2022 के अंत तक देश भर में आंशिक रूप से लागू हो जाएगी ये योजना। इसके अलावा बैठक में 23 नए 100 बिस्तर वाले अस्पताल स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के पालघर, सतारा, पेन, जलगांव, चाकन और पनवेल में 6 अस्पताल होंगे। हरियाणा के हिसार, सोनीपत, अंबाला और रोहतक में 4 अस्पताल होंगे। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 2-2 अस्पताल होंगे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा में 1-1 ESIC अस्पताल होंगे। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रभावी विदेश नीति के असर की। रूस से भारत में बढ़ा कोयले का आयात। 20 दिन में 2500 करोड़ रुपए की कोयले की खरीद हुई है। भारत को छूट के साथ कच्चे तेल के बाद कोयला दे रहा है रूस। भारत को रूस के व्यापारी दे रहे हैं 30% तक का डिस्काउंट यानी कि छूट। रूस पर लगे प्रतिबंधों का भारत को मिल रहा फायदा। भारतीयों पर पेमेंट मोड को लेकर भी काफी नरम रूसी व्यापारी। रूस भारतीय रुपए और यूएई के दिरहम में पेमेंट ले रहा है। भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से क्रूड ऑयल भी भारी मात्रा में खरीदा है, यानी कि आपदा में अवसर किसे कहते हैं वो यहां समझने की कोशिश कीजिए। रूस में आपदा है, वहां बैन लगे हुए हैं। पश्चिमी देशों ने रूस को बैन कर दिया है। ना वहां से खाद्यान्न खरीदे जा रहे हैं, ना क्रूड ऑयल, ना ही कोयला। इसकी वजह से वहां जो आपदा आई उसका अवसर भारत उठा रहा है और इसीलिए जो कोयला वहां से खरीदा जा रहा है उस पर ना सिर्फ 30% का डिस्काउंट है, बल्कि जो पेमेंट मोड है उसमें अब डॉलर में पेमेंट नहीं बल्कि रुपए के अंदर ही या फिर यूएई की करेंसी के अंदर पेमेंट हो रही है। इसके अलावा जो भारतीय रिफाइनरी हैं उनको भी वहां से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल मिल रहा है और वहां भी राहत मिल रही है। भारत के लिए एक झटका, क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि 8000 से ज्यादा भारतीय करोड़पति देश छोड़ सकते हैं। 2022 में भारत से पलायन कर सकते हैं कई करोड़पति भारतीय। इसकी मुख्य वजह देश में इनकम टैक्स के सख्त नियम है। ब्रिटिश फर्म हैनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। अधिकतर अमीर भारतीयों का यूरोप, दुबई और सिंगापुर की तरफ रुख है। सिंगापुर डिजिटल उद्यमियों के लिए पसंदीदा जगह बन रही है। इसकी मुख्य वजह वहां का लीगल सिस्टम का मजबूत होना है। दुबई का गोल्डन वीजा भी भारतीयों को आकर्षित कर रहा है। 2019 में देश से 7000 HNI ने पलायन किया था। 2019 के मुकाबले 14% बढ़ेगी देश छोड़ने वाली HNI की संख्या। और ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार ये दावा करती है कि जो भारतीय विदेशों में बसे हुए हैं वो वापस भारत लौटे, एक तरफ जहां भारत सरकार ये दावा करती है कि टैक्सेशन को इजी किया गया है, आसान किया गया है, यहां सिंगल विंडो स्कीम को लॉन्च किया गया है और भारत बदल रहा है। उस दौरान भारत सरकार की योजनाओं को एक झटका है कि 2019 के मुकाबले 2022 में 14% से ज्यादा वो भारतीय हो सकते हैं जो करोड़पति हैं और वो देश छोड़कर बाकी अन्य देशों में खुद को सेटल करना चाहते हैं। और वो कोई भी जगह हो सकती है, यूरोप हो सकता है, दुबई हो सकती है, सिंगापुर हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ के टैक्स सिस्टम से खुश नहीं है। जबकि अगर बात दुबई की करें या सिंगापुर की करें तो वहाँ डिजिटल उद्यमियों के लिए वो एक तरीके से फेवरेट डेस्टिनेशन है। और उसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि वहाँ लीगल सिस्टम मजबूत है, जबकि दुबई का गोल्डन वीजा भारतीयों को आकर्षित कर रहा है। और इसीलिए हो सकता है कि भारतीयों की संख्या इस बार बढ़ जाए जो करोड़पति हैं और देश छोड़कर जाने वाले हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां ब्लडबाथ के बाद आज थोड़ी सी राहत मिली। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 230 अंक से ज्यादा उछला है। निफ्टी में भी तेजी आई। सेंसेक्स 237 अंक की तेजी लेते हुए 51,598 के स्तर पर बंद हुआ। जबकि बात निफ्टी की जाए तो 57 अंक की बढ़त के साथ 15,350 के स्तर पर बंद हुआ है। और ये इसलिए राहत है क्योंकि
ये इस सप्ताह का पहला ट्रेडिंग डे था और अगर थोड़ी सी बढ़त यहां से, थोड़ी सी सपोर्ट यहां से बाजार को मिलती है तो हो सकता है कि ये वीक निवेशकों के लिए थोड़ा राहत भरा रहे, क्योंकि जब हम बात बीते सप्ताह की करेंगे तो उस सप्ताह में निवेशकों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि शेयर मार्केट में ब्लडबाथ नजर आया। संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का विरोध मार्च। कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस को संबोधित किया और कहा कि हमारे 7 लोगों का दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और 2 मुद्दे उठाए। हमने उनको अग्निपथ योजना को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस को डराने, धमकाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है और इसके खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। सरकार बिना किसी से पूछे योजना लाई है और इस योजना पर किसी से चर्चा नहीं, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आई और ना ही सदन में इस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा हुई। हमने राष्ट्रपति से कहा कि ये हमारे लोकतांत्रिक हक का हनन है।